हेलो दोस्तों, तो हम लोग फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं साइंस का चौथा वीडियो लेकर। इसमें भी हम लोग 200 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और इससे अपना रिवीजन कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है? 45 डेसिबल। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अगर देखा जाए तो जो 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि होती है वो क्या होती है? प्रदूषक मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन की घटना किस मौसम में सर्वाधिक होती है? वर्षा काल में। बिल्कुल, वर्षा काल के दौरान भूस्खलन की घटना सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1987। बिल्कुल, 1987 में जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? पारा और जल सीसा। को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? पारा सीसा। बिल्कुल, पारा और सीसा जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म होता है। ठीक है। आप बताइएगा कि हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था? हैरिसन। बिल्कुल, हैंसन ने हरित गृह प्रभाव का नाम दिया था। सोनू जी बताएंगे कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। बिल्कुल, शुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, अर्थात इसका पीएच मान कितना होगा? बिल्कुल 7 होगा। आप बता दीजिए कि धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक है? नीम का। बिल्कुल, नीम का जो पेड़ होता है ना, ये धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि हरित गृह गैस कौन कौन सी है? CFC, CO2, NO2, बिल्कुल CH4। बिल्कुल, CFC, CO2, CH4 और NO2 ये सभी गैस हरित गृह गैस कहलाती है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि ताजमहल को क्षति किसके कारण पहुंच रही है? मथुरा तेल शोधक कारखाना। बिल्कुल, मथुरा तेल शोधन से निकलने वाली वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ठीक है। आप बताइएगा कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? त्वचा कैंसर। बिल्कुल, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी की विकिरण होती है ना, उससे शरीर में त्वचा कैंसर की बीमारी हो जाती है। ठीक है। आप बताइए कि सूर्य से आने वाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। बिल्कुल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। बिल्कुल, नई दिल्ली में ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी स्थित है। ठीक है। आप बताइए विजय जी कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। बिल्कुल, अल्मोड़ा के अंदर जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून। बिल्कुल, देहरादून के अंदर भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद स्थित है। ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल। बिल्कुल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। चलिए, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। बिल्कुल, कोयम्बटूर के अंदर वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान स्थित है। ठीक है। आप बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? नहीं, फरीदाबाद के अंदर स्थित है। सोनू जी बताएंगे कि वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? वन उत्पादकता। हाँ, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो रांची के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। आप बताइएगा कि रांची के अंदर। हाँ, ठीक है। आप बताइएगा कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो कि 1986 ईस्वी में घटित हुई थी, तो यह किस देश से घटित हुई थी? पता ना? यूक्रेन। बिल्कुल, यूक्रेन के अंदर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना घटी थी और ये कब घटी थी? तो 1986 ईस्वी में घटी थी। ठीक है। संसार के समस्त जंतु जगत को कितने उप जगतों में विभक्त किया जा सकता है? बिल्कुल, 2 उप जगत और बहुकोशिकीय। बिल्कुल, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 जगतों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छा, जो एक कोशिकीय प्राणी होंगे उसे किस संघ में रखा जाएगा? बिल्कुल, प्रोटोजोआ संघ में रखा जाएगा। विजय जी बताइए कि बहुकोशिकीय प्राणियों को कितने संघों में विभाजित किया गया है? 9। बिल्कुल, जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं उन्हें 9 संघों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है। बताइएगा आप कि संघ प्रोटोजोआ समूह के जंतुओं शरीर किस प्रकार की होती है? बिल्कुल, संघ प्रोटोजोआ समूह में जितने भी जीव होते हैं ना, उनकी शरीर एक कोशिका की बनी होती है, अर्थात कि एक कोशिकीय होती है। ठीक है। आपका क्वेश्चन है सोनी जी बताइए कि संघ पेरिफोरा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं?
संघपेड़िफोरा में आपका स्पंज आ जाएगा, स्पंज आएगा, साइकस आएगा, मार्कोनिया आएगा। ठीक है, मार्कोनिया आ जाएगा। ये सभी संघपेड़िफोरा के हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि घटिया स्पंज का प्रयोग किसके लिए होता है? घटिया स्पंज का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि अवशोषण के लिए, ध्वनि अवशोषण के लिए घटिया स्पंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बताइए कि संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? हाइड्रा हो जाए, तेज में बोलिए। हाइड्रा ठीक है, जेलीफिश, मूंगा ठीक है, एनीमोड, ये सब जितने हैं ना, ये संघ सिलेंट्रेटा के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आप बताइए कि संघ एस्केलमेंथिस के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? एस्केलमेंथिस, हाँ, एस्केलमेंथिस में आ जाएगा आपका गोल कृमि, जैसे कि एक्रिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया, ये सब एस्केलमेंथिस के उदाहरण हैं। ठीक है, बताइए आप विजय जी कि बुचेरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग बुचेरिया के द्वारा होता है? तो याद रखें, फाइलेरिया रोग बुचेरिया के द्वारा होता है। ठीक है, आपका बताइएगा कि केचुए में कितने जोड़ी हृदय होती है? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी हृदय केचुआ में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है कि संघ एनेलिडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? केचुआ, जोक, नेरिस, बिल्कुल, केचुआ, जोक और नेरिस जो होते हैं ये संघ एनेलिडा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बताइए कि किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ, बिल्कुल, केचुआ के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघ ऑर्थोपोडा के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? ऑर्थोपोडा में आपका आ जाएगा तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टीटी, ये सभी ऑर्थोपोडा के उदाहरण हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन बताइए कि कीटों में क्रमशः कितने पाद व पंख होते हैं? कीटों में 6 पाद और 4 पंख। 6 पाद होते हैं, 6 पाद का मतलब पैर हुआ, 6 पैर और 4 पंख होते हैं। ठीक है, उज्जवल का क्वेश्चन है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13, बिल्कुल 13 कक्ष होते हैं। आप बताइएगा संघ मोलास्का के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? मोलास्का में घेंघा, सीपी, ये सभी मोलास्का के प्रमुख उदाहरण होते हैं। घोंघा हो गया, सीपी हो गया, मोलास्का के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि ऑक्टोपस मोलास्का का प्रचलित नाम क्या है? ऑक्टोपस मोलास्का का प्रचलित नाम क्या है? ऑक्टोपस मोलास्का का क्या नाम है? श्रिंगमीन और ऑक्टोपस मोलास्का का प्रचलित नाम है। ठीक है, सीपिया मोलास्का का प्रचलित नाम क्या है? कैटलफिश, बिल्कुल, कैटलफिश सीपिया मोलास्का का प्रचलित नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संघ इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा समुद्री उत्पाद में आपका समुद्री खीरा आ जाएगा। जी बिल्कुल, उसका सितार मछली आ जाएगा, आर्चिन आएगा, पंख तारा आ जाएगा और ब्रिटल स्टार आ जाएगा। याद रखिएगा कि संघ इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख उदाहरण में सितार मछली, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, पंख तारा और ब्रिटल स्टार आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि असमतापी जंतु हृदय द्विवेशमी गिल्स द्वारा श्वसन किस वर्ग के लक्षण है? किस वर्ग? असमतापी जंतु है ये, हृदय द्विवेशमी इसका होता है, मतलब 2 हृदय होते हैं, हृदय में 2 चेंबर होते हैं, गिल्स के द्वारा ये अपना श्वसन लेता है। ये किस वर्ग में आएगा? मत्स्य, बिल्कुल, मत्स्य वर्ग के ये आएगा, मत्स्य वर्ग के अंदर ये आएगा। ठीक है, मत्स्य वर्ग के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? पक्षी नहीं, मछली, घड़ियाल, बिल्कुल, दरियाई हो जाएगा और तारपीडो हो जाएगा और एक स्लोली डियम, ये सभी मत्स्य वर्ग के उदाहरण होते हैं। आप बताइएगा कि उभयचर असमतापी हृदय 3 वेशमी श्वसन क्लोम त्वचा एवं फेफड़े किस वर्ग के लक्षण है? मतलब कि उभयचर होने चाहिए, असमतापी होने चाहिए। ठीक है, इनके हृदय में 3 वेश्म होनी चाहिए। ठीक है, और इसके श्वसन कोलोम द्वारा और त्वचा तथा फेफड़ा ये इत्यादि ये सब होने चाहिए। तो ये एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है, एम्फीबिया वर्ग के लक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं बताइए? और सांप आता है, उसके बाद सांप। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रेप्टाइल का युग किस युग को कहा जाता है? रेप्टाइल का युग मेसेजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। मेसेजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहा जाता है। ठीक है, आप बताइए कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा, बिल्कुल, नागराज जिसे कहते हैं, और ये ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? नागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश जो सांप है संसार का सबसे जहरीला सांप है।
उसका इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है कि हृदय 4 वेशमी समतापी श्वसन, हृदय में 4 वेशमी होने चाहिए, समतापी होने चाहिए, श्वसन अंग फेफड़ा मूत्राशय अनुपस्थित किस वर्ग के लक्षण है? पक्षी वर्ग। ये सभी पक्षी वर्ग के लक्षण है। ठीक है, आप बताइएगा कि पक्षी वर्ग के प्रमुख उदाहरण क्या है? कौवा पक्षी हो वर्ग के जाएगा, प्रमुख उदाहरण क्या है? कौवा, मोर, तोता, तोता सब आ जाएगा। तो पक्षी वर्ग के प्रमुख उदाहरण क्या होते हैं? तो याद रखेंगे कौवा, मोर, चिड़िया, तोता इत्यादि पक्षी वर्ग के प्रमुख उदाहरण होते हैं। ठीक है, तीव्रतम पक्षी कौन सा है? तीव्रतम पक्षी आपका क्वेश्चन है, बताइए। आबाबिल। आबाबिल है तीव्रतम पक्षी, आबाबिल होता है। ठीक है, उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? एक हो जाएगा कीवी, शुतुरमुर्ग। कीवी, एमू और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। बिल्कुल, हैमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, आप बताइएगा कि प्रोथेरिया स्तनधारी कौन सा है? प्रोथेरिया स्तनधारी। हाँ। प्रोथेरिया स्तनधारी में एकिडना आएगा और ये अंडे देते हैं। एकिडना आता है और अंडे देता है। ठीक है, वर्ग स्तनधारी कितने उपवर्गों में बटा हुआ है? वर्ग तीन प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। तो जो स्तनधारी है 3 वर्गों में बटे हैं। प्रोथेरिया हो जाएगा, मेटाथेरिया हो जाएगा और यूथेरिया हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेटाथेरिया स्तनधारी कौन सा है? कंगारू हो गया। ठीक, कंगारू हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिपक्व जो शिशु इसका होता है ना, तो इसको कहाँ रख लेता है? ये पहली बात कि ये अपरिपक्व शिशु को जन्म देता है और खतरा के समय अपने गर्भ में फिर से अंदर अथी कर लेता रख लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस। बकरी का होता है रक्त का तापमान सबसे अधिक और 39 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का तापमान। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि हृदय तक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय के दीवारों में। बिल्कुल, केवल हृदय की दीवारों में हृदय तक उत्तक पाए जाते हैं। तो हृदय तक उत्तक केवल हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 639। बिल्कुल, 639 मांसपेशी मानव के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, विजय जी बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है, जो कि कूल्हे की मांसपेशी होती है। तो याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। बिल्कुल, स्टेपेडियस है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। आपका क्वेश्चन है कि तंत्रिका उत्तक किन कोशिकाओं का बना होता है? बताइए। न्यूरॉन और न्यूरो। तो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया 2 कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका उत्तक बना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, अर्थात कि हम लोग का रक्त जो होता है क्या है? क्षारीय है। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। बिल्कुल, 5 से 6 लीटर रक्त एक वयस्क मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है? आधा लीटर। आधा लीटर रक्त कम होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। बिल्कुल, 60% भाग प्लाज्मा है। अच्छा, प्लाज्मा का वर्गीकरण क्या है? बताइए कि उसमें कितना % जल होता है? प्लाज्मा 90% जल हो गया। प्रोटीन होता है प्लाज्मा में 7% मात्र, और 0.9% लवण होगा और 0.1% ग्लूकोज होगा। मतलब कि प्लाज्मा का वर्गीकरण देखा जाए तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल होता है, जो कि 90% है। उसके बाद 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होते हैं। इसको याद रखेंगे। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? किनका क्वेश्चन आप बताइए कि प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में एथी का संवहन करना। देखिए, प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है ना कि बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। तो यही इसका कार्य है कि जितने भी भोजन पच जाते हैं ना, उनको और जितना भोजन एवं हार्मोन का क्या करता है? संवहन करता है। ठीक है ना, आप बताइएगा कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा याद रखेंगे, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो जो प्लाज्मा बच जाता है ना, उसे सीरम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है कि रुधिराणु अर्थात कि ब्लड कार्पल्स को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लड कार्पल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स अर्थात कि लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण तथा रक्त बिंबाणु। ठीक है ना, याद रखेंगे। आरबीसीएस का निर्माण किसमें होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा। बिल्कुल, अस्थि मज्जा में अर्थात कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आप बताइएगा कि आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व होते हैं। आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व प्रोटीन, आयरन और विटामिन 12।
तो प्रोटीन, आयरन और विटामिन 12 एवं फॉलिक अम्ल ये जो होते हैं ना आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक तत्व होते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? यकृत और प्लीहा। बिल्कुल, यकृत और प्लीहा के अंदर ही भ्रूण अवस्था में आरबीसी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बताइएगा कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमैटिन। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन के अंदर लौह यौगिक जो पाया जाता है उसे हीमैटिन कहते हैं, तो याद रखेंगे हीमैटिन नामक लौह यौगिक हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल, बेटिंग FG बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अब आपका क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? बिल्कुल, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राइबोफ्लोविन क्या है बताइए तो? विटामिन B2 है। बिल्कुल, मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? फार्मिक अम्ल। बिल्कुल, फार्मिक अम्ल के कारण मधुमक्खी के काटने से क्या होता है? दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश है कि अदिश है? सदिश है। बिल्कुल, सदिश है। क्यों कहे सदिश क्यों है? दोनों है इसमें, परिणाम और दिशा दोनों। बिल्कुल, परिणाम और दिशा दोनों है। सूर्य से ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है बताइए? बिल्कुल, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन से है? ऑक्सीजन। बिल्कुल, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल, कहीं कहीं 332 मीटर प्रति सेकंड भी देता है, तो याद रखेंगे 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना हो गया? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम देखने को मिलता है। ठीक है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 ईस्वी। बिल्कुल, 1930 ईस्वी में सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी दिन भौतिक मतलब विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। ठीक है, कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है और चालक है। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट में होते हैं ना चिप, वो सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बताइएगा कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। बिल्कुल, जांघ की हड्डी। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है थाई बोन। इसके फीमर उसका नाम है। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, बताइए कि ब्लू पेट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट। बिल्कुल, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO को ब्लू पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है बताइए? तना से। बिल्कुल, तना से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसका तकनीक है? होलोग्राफी किसकी तकनीक है? होलोग्राफी पौधों की त्रिविमीय। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्ति करने का तकनीक होता है होलोग्राफी। इसे 3D भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। बिल्कुल, हड्डियों में जो फास्फेट होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, आप बताइए कि टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रियोसिस। बिल्कुल, स्ट्रेप्टोकोकस रियोसिस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन। ठीक है ना। आप बताइए कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप बताइए कि आपका क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? मिल्टन ने। बिल्कुल, तो मिल्टन ने कॉस्मिक किरण की खोज की थी, याद रखेंगे। चलिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम। बिल्कुल, गलती दिया है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ठीक है प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ठीक है, ओम ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन से संघटक होते हैं? तांबा, जस्ता और निकेल। तो जर्मन सिल्वर में जो होते हैं तांबा, निकेल और जिंक होते हैं। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल तथा जिंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक झुकाव का समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। चुंबक झुकाव की ये समान स्थिति को दर्शाता है और इस रेखा को आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? संतुलन बनाए रखता है। बिल्कुल, जब पक्षी हवा में उड़ते हैं ना तो ये संतुलन बनाने के काम करती है पंख। ठीक है ना, याद रखेंगे। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह की तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है लाइव, न्यूट्रल लाल, लाइव का लाल, हरा, न्यूट्रॉन का काला, न्यूट्रल का काला, अर्थ का हरा, याद रखेंगे। चलिए, तार बनाने के लिए प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? क्या क्वेश्चन है कि तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है?
हाइड्रोजन हीलियम। बिल्कुल, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलकर तारा को बनाते हैं, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। अच्छा बताइए कि कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। बिल्कुल, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। अच्छा, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? साइरस। बिल्कुल, साइरस है, ठीक है। साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? हमेशा हानि होती है। बिल्कुल, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों में हानि होती है। बताइए कि क्वेश्चन कि नोबल गैस किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि मौजूद उनके होते हैं। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए जो नोबल गैस होते हैं अक्रिय होते हैं, अर्थात वो किसी अन्य परमाणु से अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाता है। बिल्कुल, जब पानी के अंदर आप साबुन घोल दीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए कि पटाखा में, आपका क्वेश्चन है, बताइए कि पटाखा में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्रेशियम। बिल्कुल, स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण पटाखा के अंदर लाल रंग दिखाई देता है, और वही हरा रहता तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखाई देता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा बताइए कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एथिलीन गैस। बिल्कुल, एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। बिल्कुल, तो पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम सिलिकेट। बिल्कुल, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। जो रक्त कोष होता है ना, इसमें रक्त को सोडियम नाइट्रेट तथा डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश में अनुप्रस्थ प्रकृति। तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसी की इसको ही ध्रुवण से सिद्ध करती है ध्रुवण की घटना, ठीक है ना, प्रकाश में अनुप्रस्थ। याद रखेंगे। कि अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष में होता है हमारा 9.4 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.4 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, 9.4 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बताइए कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। बिल्कुल, पृथ्वी है। अच्छा, हुक्म का नियम विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? भौतिकी से संबंधित है। हुक्म का नियम भौतिकी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रकाश और ध्वनि दोनों से है। तो डॉपलर प्रभाव जो होता है ना, ये ध्वनि तथा प्रकाश दोनों से संबंधित होता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो याद रखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डायनेमो, बिल्कुल सही जवाब है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस में दिशाहीन स्वआच्छादित गति को क्या कहते हैं? इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। विज्ञान की शाखा फोटोसिंथेसिस में किसका अध्ययन किया जाता है? फोटोसिंथेसिस में पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो पौधे पर ध्वनि के प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या है कि केस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? पौधे की वृद्धि दर। बिल्कुल, पौधे की बढ़ने की दर को केस्कोग्राफ से जाना जा सकता है आसानी से, ठीक है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन आयरन नहीं, प्रोटीन जो होते हैं ना, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आप बताइएगा कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश को मापा जाता है, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश को मापा जाता है, तो याद रखेंगे। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? किसमें? आमीटर में किया जाता है। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग आमीटर के किया जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? ब्लू बिट्रोल के नाम से भी कॉपर सल्फेट को जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर से संबंधित कोबोल का अर्थ बताइए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि ग्रह विसरण के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने प्रतिपादित किया था ग्रह विसरण के नियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फार्मूला NaHCO3 है। अच्छा, 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? 1। तो धारा के अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है, ठीक है। सेल्सियस में क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में तापमान जो होता है 373 केल्विन होता है, और फॉरेनहाइट में 212 फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। भारतीय मूल जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैराडोक्रिस्टस।
पावो क्रिस्टेटस है। तो भारतीय मोर जीव का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। बहुत अच्छा। शरीर में रक्त पलता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया। बिल्कुल। तो शरीर में जब रक्त पलता की बीमारी होती है इसे एनीमिया के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अब बताइए कि लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिल्कुल, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। बिल्कुल। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, ये तापक्रम सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज। बिल्कुल, सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप बताइए कि विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? 1 फैराड। याद रखेंगे 1 फैराड विद्युत की मात्रा से 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है। ठीक है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। बिल्कुल, यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु के ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? हार्वे और जी। हर्ष एवं चेज के प्रयोग से यह साबित हो गया कि डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक तो अम्ल। याद रखेंगे 5 से 6% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, अर्थात कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका का प्रयोग अचार को सुरक्षित रखने में किया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। हेमेटाइट खनिज में कौन सी धातु प्राप्त होती है? हेमेटाइट के इसमें लोहा। बिल्कुल, हेमेटाइट खनिज से लोहा प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यूरिया। बिल्कुल, सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया गया था। ठीक है। सोडियम की खोज बता सकते हैं? हाँ। बताइए। हम्फ्री डेवी। तो हम्फ्री डेवी ने सोडियम धातु की खोज की थी। चलिए अंतिम क्वेश्चन बता दीजिए विजय जी कि जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप संख्या। बिल्कुल। तो याद रखेंगे जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें आइसोटोप्स अर्थात कि समस्थानिक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का PDF अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।